नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ की यूनिट नंबर 4 के बारे में। थर्ड सेमेस्टर की यूनिट है, ठीक है। तो जो फैमिली लॉ की यूनिट नंबर 4 है, ये सिंपली बात करती है इन टॉपिक्स की। तो ये बेसिकली टॉपिक्स है, ये आपके इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है क्या, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं, दैट इज सरोगेसी, लिव इन रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, सेम सेक्स मैरिज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली, क्योंकि इसमें दो ही टॉपिक हैं, तो ये आपका 12.5 में इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक खुद का एक टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी है एज पर लॉ, ठीक है। पर अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे हैं, ठीक है। ऐसे मतलब जैसे हम लिखते थे अपने टाइम में, जो निबंध लिखा जाता था, जो एक टॉपिक पे हम अपनी व्यूज प्रेजेंट करते थे, वो ये है। अब इसमें जो लीगल एस्पेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन है वो आप लोगों को खुद करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो मुद्दा ये आता है कि अभी तक हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट, अभी तक हमने पढ़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या चीज आ गई, ठीक है। तो मुद्दा ये आता है कि जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन है जो सेकुलरिज्म को फॉलो करता है वो क्या करे, वो हिंदू लॉ में या मुस्लिम लॉ में शादी करे, वो सेकुलर लॉ में शादी कर सकता है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो हिंदू कैटेगरी का है या मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी करता है तो उस केस में उस पर हिंदू पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं करेगा, उसकी शादी पे हिंदू पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं करता, उसकी शादी पे जो अप्लाई करता है दैट इज स्पेशल प्रोविजन, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो उसमें अगर देखते हैं तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 आता है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्योंकि हमें डिस्कस करने हैं, पूरी एक्ट को डिस्कस नहीं करना। तो सेक्शन नंबर 4 अगर हम देखें तो बात करता है किसी कंडीशंस फॉर मैरिज की, ठीक है। तो जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था, वैसे ही इसमें है कि क्या कंडीशंस है एक मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो कैसे सोलमनाइज हो सकती है, सबसे पहले नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर है हिंदू मैरिज एक्ट के, कि जब एक स्पाउस लिविंग है, मतलब हस्बैंड का वाइफ या वाइफ की हस्बैंड अगर लिविंग है, तो उस केस में क्या होगा, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद बोथ पार्टीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कैपेबल होनी चाहिए ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। इसका मतलब जो एज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, दैट इज 21 ईयर फॉर मेल एंड 18 ईयर फॉर फीमेल, वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। तो जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं, जो हमारा लॉ प्रोहिबिट करता है, जिनमें शादियां प्रोहिबिटेड हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, उन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद वैलिड कंसेंट का मतलब सिर्फ एज से नहीं है, बल्कि एक और चीज से है, साउंड माइंड। तो अगर एक पर्सन ने वैलिड एज अचीव कर लिया ऑफ गिविंग कंसेंट एज वेल एज ही इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब he can understand the meaning of the term he is using in the same sense in the same scenario, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। देन उसके बाद वॉइड मैरिज को अगर देखें क्या है, ये कंडीशंस वायलेट हो जाती हैं तो उस केस में क्या होगा, वॉइड मैरिज माना जाएगा, वो मैरिज रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी, वो मैरिज होगी इनिशियली नल एंड वॉइड, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 7, जो कि आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो सेक्शन नंबर 5 को देखें अगर, तो क्या है, पार्टीज मस्ट गिव रिटन नोटिस to the marriage officer of the district to the registrar where any one of the party resides for 30 days or more before the notice, ठीक है। अब मान लो कोई एक पर्सन है ए, जो कि गाजियाबाद के प्रेमाइसिस में रहता है, ठीक है, उसे शादी करनी है। और मान लो इस तरीके से आपको समझाता हूं, ए एक पर्सन है जो गाजियाबाद में रहता है, ठीक है, बी एक पर्सन है जो रहता है कानपुर में, ठीक है। तो मान लो ये फीमेल है और ये मेल है, तो उस केस में क्या है, अगर इन दोनों को शादी करनी है तो इनके पास क्या ऑप्शन है कि सबसे पहले इन दोनों को ये देखना है क्या ये गाजियाबाद में 30 दिन से ज्यादा रहता हुआ आ रहा है और क्या ये कानपुर में 30 दिन से ज्यादा रहते हुए आ रही है। तो उस केस में अगर हाँ, तो इन दोनों में से कहीं पे भी मैरिज को सोलमनाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैरिज को सोलमनाइज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एक रिटर्न नोटिस देना है, किसको, या तो गाजियाबाद के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर को या फिर कानपुर के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर को, ठीक है। किस चीज का नोटिस, कि हमें शादी करनी है, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, नोटिस इज एंटर्ड इन द मैरिज नोटिस बुक एंड पब्लिश्ड, ठीक है। तो जो नोटिस है वो मैरिज नोटिस बुक में एंटर कर लिया जाएगा और उसे पब्लिश कर दिया जाएगा कि भाई ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मेंशन कर सकता है। अब मुद्दा ये आता है, क्योंकि दोनों एडल्ट हैं तो ऑब्जेक्शन तो किसी को हो नहीं सकती, पर अगर मान लो इसका कोई स्पाउस लिविंग है या इसका कोई स्पाउस लिविंग है, तो उस केस में ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7, जो कहता है क्या, ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड
विद इन 30 days ऑन अ वैलिड लीगल ग्राउंड, एग्जाम्पल बाइगेमी, माइनॉरिटी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ग्राउंड्स है क्या, बाइगेमी, कोई अगर स्पाउस लिविंग है ऑब्वियसली, माइनर है, अगर इन दोनों में से कोई माइनर है, फॉल्सली कह रहा है कि वो मेजर है, ठीक है, एंड देन प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं अगर ये दोनों, तो उस केस में ऑब्जेक्शंस को रेज किया जा सकता है। कब? 30 डेज के अंदर, जिस दिन से पब्लिश होगा उस दिन से 30 दिन तक उसको नोटिस में लाया जा सकता है, उसको ऑब्जेक्शन में लाया जा सकता है। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका देखें तो ऑब्वियसली एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जहां पर मान लो ऑनर किलिंग जैसी कोई चीज लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो उस केस में लोग सीक्रेटली शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उसके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बिकॉज वो नोटिस पब्लिक होगा ही होगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, देन उसके बाद केस लॉज अगर देखें तो क्या है, सूफिया सुल्ताना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये आपके केस मेंशन है, आप देख लोगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 8 से लेकर के सेक्शन नंबर 12 आता है प्रोसीजर फॉर ऑफ मैरिज। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इफ नो वैलिड ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, अगर नोटिस पब्लिश हुआ, नोटिस पब्लिश होने के बाद कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, वो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए आगे मूव ऑन हो जाएगा प्रोसेस। और फिर क्या होगा, पार्टीज को अपीयर होना होगा बिफोर द मैरिज ऑफिसर आफ्टर 30 डेज। तो जब नोटिस पब्लिश हुआ और ऑब्जेक्शन का टाइम शुरू हो गया, जैसे मान लो आज की तारीख से नोटिस पब्लिश हो गया और आज की तारीख से ऑब्जेक्शन का टाइम 30 दिन का था, 30 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, तो क्या होगा, पार्टीज जो है वो आफ्टर 30 डेज मैरिज ऑफिसर के पास प्रेजेंट होंगी, दोनों पार्टीज। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 3 विटनेस, 3 विटनेस को ले जाना जरूरी है। मैरिज इज सोलेमनाइज्ड एंड रजिस्टर्ड, तो जो मैरिज होगी वो सोलेमनाइज हो जाएगी और रजिस्टर्ड हो जाएगी बिफोर द मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिसर। एंड देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज जो है वो सेक्शन नंबर 13 में प्रोवाइडेड है, और वो किस चीज का प्रूफ है, वो उनकी शादी का एक वैलिड प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ है, मतलब उस प्रूफ के अलावा कोई और प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 15 पे, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स, सेलिब्रेटेड अंडर कस्टमरी रिलीजियस फॉर्म कैन बी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। कब हो सकती है, अगर जो दो पार्टीज है दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं और इफ दे सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ सेक्शन नंबर 4। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पर सोलेमनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है कि आपने अपने कस्टमरी लॉ के हिसाब से आपने क्या करा, मैरिज को परफॉर्म करा। ठीक है, मैरिज परफॉर्म करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन किसमें करा लिया, स्पेशल मैरिज एक्ट में। ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात करती है, पर उस केसेस में अप्लाई क्या होगा, वो कस्टमरी लॉ जिसके अकॉर्डिंग शादी हुई है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक पर्सन है, एक पर्सन है जो हिंदू है और बी एक पर्सन है जो हिंदू है, इन दोनों ने मैरिज परफॉर्म करी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, HMA के अकॉर्डिंग, और इन्होंने क्या करा, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज करने के बाद सेक्शन नंबर 15 में क्या करा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करा लिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया, किसमें, स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो इनके ऊपर अप्लाई क्या करेगा, हिंदू पर्सनल लॉ अप्लाई करेगा, इनकी शादी पे सारा का सारा हिंदू पर्सनल लॉ अप्लाई करेगा, सेकुलर लॉ अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब अगर मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, दोनों मुस्लिम्स हैं और दोनों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज करी और उसको रजिस्टर कराया किसमें, सेक्शन नंबर 15 में ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उस पर क्या अप्लाई करेगा, उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगर मान लो इंटर रिलीजन मैरिज है, मान लो ए इज अ मुस्लिम वुमेन एंड बी इज अ हिंदू बॉय, और इन दोनों ने अगर मैरिज परफॉर्म करी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डील किया जाएगा और स्पेशल मैरिज एक्ट का कोई प्रोविजन नहीं मिलेगा, चाहे बेशक उन्होंने इसमें रजिस्टर कराई हो मैरिज, पर फिर भी उनको फॉलो करना पड़ेगा क्या, कस्टमरी लॉ जिसके अकॉर्डिंग उनकी शादी हुई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और रिवर्स कर देते हैं, ए इज अ मुस्लिम बॉय एंड बी इज अ हिंदू गर्ल। ठीक है, तो इन दोनों ने अगर शादी की तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग शादी हुई है जहां पर बी ने कन्वर्ट किया है, तो उस केस में क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग शादी होगी, क्योंकि विदाउट कन्वर्जन हो नहीं सकती। एंड देन मुस्लिम पर्सनल लॉ के बाद इन्होंने रजिस्टर करा लिया सेक्शन नंबर 58 में, याद रखना सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, इसमें किसी के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड सोलेमनाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो जहां पर सोलेमनाइज हो रहा है, जिस लॉ के अकॉर्डिंग सोलेमनाइज हो रहा है, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सोलेमनाइज हो रही है मैरिज, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाद मैरिज अंडर SMA इज सेकुलर नॉट अ रिलीजियस यूनियन। ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो मैरिजेस हो रही है, मतलब सोलेमनाइज हो रही है, रजिस्टर नहीं, सोलेमनाइज, वो क्या है, वो सेकुलर है, वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब उसके बाद आ जाओ सक्सेशन की बात। तो अगर क्या है, इफ ईदर पार्टी इज नॉट अ हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, देन सक्सेशन टू प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, नॉट हिंदू लॉ। ठीक है, तो अगर कोई पार्टी हिंदू, सिख, जैन नहीं है या बुद्ध नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो सक्सेशन है, मतलब किसकी प्रॉपर्टी किसके पास डिवॉल्व होगी आफ्टर हिज डेथ, वो चीज कैसे होगी, इंडियन सक्सेशन एक्ट
हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 21A जो आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्ध, क्या है, इफ बोथ पार्टीज आर ऑफ दीज 4 रिलीजन सक्सेशन लॉज अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई, नॉट इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो जो अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया, अगर कोई पर्सन है जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहा है, सोलेमनाइज कर रहा है अपनी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, और वो क्या है, वो इन 4 कम्युनिटीज में से बिलोंग करता है, तो उस पर क्या लगेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आ जाता है सेक्शन नंबर 24, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये सिमिलर है टू HMA, हिंदू मैरिज एक्ट के बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब डेजर्शन होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, विदाउट रीजनेबल कॉज होना चाहिए, और जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन नंबर 24 इन केस द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो आता है सेक्शन नंबर 25 जो की बात करता है किसकी, जुडिशियल सेपरेशन की। ये भी सेम हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही है, जुडिशियल सेपरेशन में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग है। ग्राउंड सिमिलर टू डाइवोर्स, अ पार्टी में सीक जुडिशियल सेपरेशन, लीगल सेपरेशन विदाउट एंडिंग द मैरिज। तो मैरिज एंड नहीं होती, डाइवोर्स नहीं होता, पर वो अलग हो सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 27 आता है जो की बात करता है किसकी, डाइवोर्स की। तो ये भी लगभग सिमिलर है टू द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, सिमिलर है। तो ये आपके ग्राउंड्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन हिंदू मैरिज एक्ट, प्रॉपर्ली डिस्कस हो चुके हैं सारे ग्राउंड्स, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है सेक्शन नंबर 28 जो बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि सेक्शन नंबर 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सेम है, जॉइंट पिटीशन फाइल होगी, 1 साल से अलग रह रहे हो, म्यूचुअल कंसेंट जो है वो कंटिन्यू होगा टिल फाइनल डिक्री, तो क्या होगा, उन्हें डाइवोर्स की डिक्री मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद एक केस लॉ है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है सेक्शन नंबर 29 जो की बात करता है नो सेकंड पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, ठीक है। जब आप एक्सट्रीम हार्डशिप में सफर कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज भी आप सेकंड पिटीशन को फाइल कर सकते हो फॉर म्यूचुअल कंसेंट। अगर ऐसा नहीं है तो जो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, जब तक 1 साल बीत ना जाए शादी को, जब तक 1 साल शादी को हो ना जाए तब तक सेकंड पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती, या फिर म्यूचुअल कंसेंट वाली पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती, ठीक है। देन आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 31 आ जाता है पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। तो ऑब्वियसली ये चीज HMA में नहीं है, ये हम कहां से उठाते हैं, HMA के केस में हम उठाते हैं BNS से, ठीक है। जो पहले क्या था, IPC था, उससे हम पिक करते थे फॉर बाइगेमी। पर अगर स्पेशल मैरिज एक्ट है तो उस केस में ये है बाइगेमी इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 में पहले पनिश होती थी और 495 में फॉर सेकंड वाइफ, ठीक है। और अब किसमें, सेक्शन नंबर 82 ऑफ BNS, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो अदर इंपॉर्टेंट केस लॉज को अगर देखें तो इसमें से आप 2-3 केस लॉज आप याद करोगे फॉर योर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमने पढ़ा इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, डाइवोर्स, इसमें हमारे पास बहुत स्पेसिफिक कंटेंट है फ्रॉम हिंदू मैरिज एक्ट वीडियो, ठीक है। तो वहां से आप रेफर कर लोगे, और अगर आपको मान लो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू स्पेशल मैरिज एक्ट में, पर्टिकुलरली डाइवोर्स पे या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे, तो कंटेंट वहां से आप उसको यूज कर सकते हो और उसमें आप अपने आंसर में एलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद ये आ जाता है, ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन जो है ये डिपेंड करता है कि सिग्निफिकेंस क्या उसको लगता है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म इज द सिग्निफिकेंस। ऑब्वियसली ये कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को बात नहीं करती, पर्टिकुलर रिलीजियस प्रिंसिपल्स की बात नहीं करती, ये सेक्युलर लॉ है, ठीक है। देन उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरीके का एक प्रोसेस देती है, एंड देन वुमेन्स राइट को प्रोटेक्ट करती है इन केस ऑफ इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैटर्स। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर इंटर रिलीजन शादी हो रही है तो इट इज प्रेफरेबल कि कोई भी पर्सन कन्वर्ट ना हो, वो क्या करे, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी को सोलेमनाइज कर ले, ठीक है। देन एम्पावर कपल टू मैरी विदाउट रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन के विदाउट जो है लोगों को मोटिवेट करती है कि वो शादी कर सकते हैं। एंड देन जो चैलेंजेस क्या है, नोटिस एंड ऑब्जेक्शन क्लॉज समटाइम्स इनवाइट हैरेसमेंट स्पेशली फॉर इंटरफेथ कपल्स, ठीक है। तो जो ये इसमें एक क्लॉज है नोटिस इशू करने का पब्लिकली, तो वो क्या है, बेसिकली वो कई बार हैरेसमेंट की तरह काम करता है इन केस कपल्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी मैरिज को बिफोर मैरिज डिस्क्लोज करने में, ठीक है। देन उसके बाद क्विक समरी टेबल है ऑफ सेक्शंस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 4 है, ये देख लोगे आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके, 5 से 7 तक क्या है। उसके बाद 8 to 12 यहाँ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमने अभी भी डिस्कस किए हैं। देन 13 एंड देन 15, ठीक है। तो ये आप एक बार वीडियो पॉज करके समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। देन आगे चलते हैं, फिर आता है सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 21A एंड सेक्शन नंबर 24 जो कि हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 25 जुडिशियल सेपरेशन एंड 27 फॉर डाइवोर्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 28 फॉर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स एंड 29 दैट इज 1 ईयर बार कि मैरिज को 1 साल कम से कम एग्जिस्ट होना पड़ेगा। देन 31 इज फॉर पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो कंक्लूजन के साथ हमारा
ये टॉपिक ओवर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं। तो सब टॉपिक्स जो है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि जो सब टॉपिक्स हैं उसको आप अपनी तरीके से इलेबोरेट करोगे, जैसे हम इंग्लिश में ऐसे लिखते थे, पर मैं आपको उसमें जो रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस जो अप्लाई होते हैं, जिसको आप यूज करने वाले हो इन योर ऐसे, उसको आपको मैं बता देता हूं, आप देख लो एक बार, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सरोगेसी, ठीक है। तो सरोगेसी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, जिसमें वूम्ब यूज किया जाता है ऑफ अनदर फीमेल, जिसमें जो बच्चा होता है वो एक कपल का होता है, और सिर्फ वूम्ब क्योंकि कंसीव नहीं कर पा रहे होते तो इसलिए उसका वूम्ब यूज करते हैं, उसका गर्भ यूज किया जाता है, ठीक है। तो सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट वेयर वुमन दैट इज सरोगेट मदर एग्रीज टू कैरी एंड डिलीवर चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन, किसी और के लिए, उसका बच्चा नहीं है, वो किसी और के लिए एग्री करती है। किस चीज के लिए? ताकि वो जो कपल है जो पेरेंट बनना चाहता है वो पेरेंट बन सके, और हो सकता है इसमें कुछ मॉनेटरी टर्म्स भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देन उसके बाद टाइप ऑफ सरोगेसी को देखें तो ट्रेडिशनल सरोगेसी को अगर समझे, सरोगेट इज जेनेटिकली रिलेटेड, हर एग इज यूज्ड, ठीक है। सरोगेट जो है वो जेनेटिकली रिलेटेड होगा, तो उसका जो एग होता है, जो वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग प्रोड्यूस होता है, उसको यूज कर सकते हैं। एंड देन गेस्टेशनल सरोगेसी दैट इज एम्ब्रियो इज क्रिएटेड यूजिंग एग एंड स्पर्म ऑफ इंटेंडेड पेरेंट्स और डोनर्स, ठीक है। तो अगर कोई डोनर है या इंटेंडेड पेरेंट है तो उसका एग और स्पर्म यूज करके एम्ब्रियो को बनाया जाता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। ये किस केस में होता है? जब सरोगेट, जो सरोगेट मदर है उसके कोई भी जेनेटिक कनेक्शन ना हो, ठीक है। देन उसके बाद एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी दैट इज सरोगेट इज नॉट पेड एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो जो सरोगेट मदर है उसको सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट मिलता है, उसके अलावा पेमेंट नहीं मिलता, ठीक है। देन उसके बाद कॉमर्शियल सरोगेसी, जिसमें सरोगेट इज पेड अ फी फॉर प्रेगनेंसी बैंड इन इंडिया, ठीक है। तो जिसमें सरोगेट को प्रॉपर सर्विसेज की तरह, जैसे होता है ना कि लीगल सर्विसेज है, हमारी जो मेडिकल सर्विसेज है, इस तरीके से जो सर्विसेज है उसमें सरोगेट सर्विसेज अगर कोई ले, अगर कोई फीमेल बोलती है कि हाँ आप जो है मेरा वूम्ब यूज कर सकते हो फॉर योर डिलीवरी और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज बैन इन इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद कॉजेस और रीजंस देखें तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी, सिंगल पेरेंटहुड, सेम सेक्स पेरेंटिंग, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, डिजायर फॉर जेनेटिक कंटिन्यूटी, ठीक है। तो बेसिकली ये जनरल से रीजंस है, कॉजेस है फॉर सरोगेसी, जिसकी वजह से इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको समझाने की तो जरूरत है नहीं, ये चीज तो प्राइमरी क्लियर ही है। देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सरोगेसी, तो देखें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वुमेन, ऑब्वियसली एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था यशोदा, जो साउथ की मूवी थी, ठीक है। तो उसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से पुअर वुमन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कमोडिफिकेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। तो उसको क्या है, कमोडिटी की तरह यूज करते हैं कि आपका जो वूम है, जो नेचुरल एक बहुत बड़ा बून है, उसको जो है आप यूज करते हो फॉर प्रोड्यूसिंग द कम्युनिटी एज चाइल्ड, ठीक है। देन उसके बाद एथिकल एंड लीगल कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें एथिकल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, क्योंकि ये कभी कभार एथिकली नॉट करेक्ट, जिसमें एक पर्सन है, मान लो इसमें कई बार ऐसा भी होता है बिकॉज द प्रेगनेंसी इज अ बिग प्रोसेस, जिसमें मदर को बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उन कष्ट से बचने के लिए क्या करते हैं, सरोगेसी का पेमेंट करके यूज करके मदर बनते हैं, तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। देन पोस्ट बर्थ कस्टडी डिस्प्यूट्स, तो जब बर्थ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, सरोगेट को, जो सरोगेट मदर है उसको अटैचमेंट हो जाता है उसके चाइल्ड से, तो वो डिस्प्यूट हो जाता है कि कस्टडी किसके पास रहने वाली है, ठीक है। देन लीगल फ्रेमवर्क को अगर देखें तो क्या है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक है। तो इसमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एफ है, दैट इज सरोगेसी को जो डिफाइन करता है, जो हमने अभी पढ़ा। देन सेक्शन नंबर 4 है जो कि बात करता है कंडीशन फॉर परमिटेड सरोगेसी, ओनली एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड, मतलब जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। एंड देन सेक्शन नंबर 5 जो है, एलिजिबिलिटी ऑफ इंटेंडिंग कपल मस्ट बी मैरिड फॉर 5+ ईयर्स, एज जो होनी चाहिए वो 23 साल से 50 साल के बीच में वुमेन की, और मेन की 26 साल से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 6 बात करता है कंसेंट ऑफ सरोगेट, तो ऑब्वियसली जो सरोगेट मदर है उसकी कंसेंट बहुत जरूरी है, और वो भी कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 7 अगर देखें तो नो कॉमर्शियल सरोगेसी इज अलाउड, तो कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है जहां पर वुमेन पैसा चार्ज करे टू डिलीवर द चाइल्ड, दैट इज बैंड, ठीक है। देन उसके बाद सरोगेट चाइल्ड हैज लीगल राइट ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो जो भी बायोलॉजिकल चाइल्ड है, मतलब जो नेचुरली पैदा होता है उस कपल के पास, उस पेरेंट्स के पास, तो वो सारे राइट उस सरोगेट चाइल्ड के पास भी होते हैं, और वही सारे राइट सारे अडॉप्शन के पास भी होते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड के पास। देन उसके बाद सरोगेसी अराउंड द वर्ल्ड को अगर देखें तो यूएसए में क्या है, लीगल है, ऑब्वियसली रेगुलेटेड है। यूके में क्या है, ओनली जो इंडिया में फॉलो किया जाता है वही प्रोसेस यूके में भी फॉलो किया जाता है। एंड देन फ्रांस एंड जर्मनी में क्या है, कंप्लीटली बैंड है, वहां पे अलाउड नहीं है। रशिया एंड यूक्रेन में क्या है, कॉमर्शियल सरोगेसी जो है वो लीगल है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट सब टॉपिक है बेसिकली, तो दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, जहां पर विदाउट एनी मैरिज, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी एग्रीमेंट, दो एडल्ट लोग साथ में रहना शुरू कर देते हैं इन सोसाइटी एज हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। देन ये क्या है,
ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है वेयर अनमैरिड कपल लिव्स टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट लीगली गेटिंग मैरिड। ठीक है, तो बिना शादी के वो लोग साथ में रहते हैं। तो रीजंस क्या है? फ्रीडम फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली आज की डेट में मैरिज जो है वो बहुत ज्यादा एक लीगल ऑब्लिगेशन बनती जा रही है और एक फ्रस्ट्रेटेड आर्गुमेंट जो है वो देखने को मिलती है कोर्ट में। तो उससे फ्रीडम है, आजादी है, जब तक आपका मन रहा है तो साथ में रहो और फिर अलग हो जाओ, जिसको आज के टर्म में सिचुएशनशिप भी कहा जाता है। ठीक है, देन डिले और रिजेक्शन ऑफ मैरिज। तो अगर कोई रिजेक्ट होता जा रहा है और डिले होती जा रही है उसकी मैरिज में, तो ये भी एक प्रोसेस है कि आप लिव इन में रहने लोगों तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन अर्बनाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। तो अर्बनाइज होता जा रहा है चीजें और लोग इंडिविजुअल हो रहे हैं, मतलब अलग अलग रह रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं, तो जिसका एक मेजर कारण है। एंड देन ट्रायल बिफोर मैरिज। तो बेसिकली ये एक इनोवेटिव चीज है कि आप पहले शादी से पहले एक बार ट्रायल ले लो। एक मूवी आई थी लुक्का छिपी, उसमें भी यही था कि अगर मुझे पहले पता लग जाता कि इनकी ऐसी ऐसी आदत है तो मैं शादी ही ना करती। ठीक है, तो दैट इज ट्रायल बिफोर मैरिज। ठीक है, देन आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी यूके में लागू हुआ है, उसका अगर हम देखें लिव इन रिलेशनशिप जो है क्या है, उसमें सबसे पहले क्या है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई पर्सन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है उसको रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है, बिकॉज ये एक इमेच्योर स्टेप भी हो सकता है इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो उस चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ये बताना जरूरी है कि आप साथ में रह रहे हो और उस बच्चे का फादर या मदर कौन है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करेगा। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप कपल मस्ट रजिस्टर देयर रिलेशनशिप विद इन 30 डेज ऑफ कोहैबिटेशन बाय सबमिटिंग स्टेटमेंट टू रजिस्ट्रार। तो जो रजिस्ट्रार है उसको स्टेटमेंट देके 30 डेज के अंदर, कितने दिन? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कोहैबिटेशन, मतलब जब से उन्होंने रहना शुरू करा है उस दिन से 30 दिन के अंदर उनको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना है रजिस्ट्रार को। ठीक है, देन उसके बाद मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज क्या है? 21 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज है, मतलब 21 ईयर्स से अगर बिलो है, मतलब 18 क्रॉस है पर 21 से कम है, तो उसमें पेरेंटल कंसेंट जरूरी है। ठीक है, और अगर 21 से ऊपर है तो पेरेंटल कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड प्रोहिबिशंस को अगर देखें तो ओनली कंसेंटिंग अनमैरिड हेटेरोसेक्सुअल एडल्ट कपल्स जो है वो अलाउड है। हेटेरोसेक्सुअल मतलब होमोसेक्सुअल्स नहीं हो सकते, अलग अलग जेंडर होना चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल। ठीक है, देन उसके बाद कोहैबिटेंट्स कैन नॉट ऑलरेडी बी मैरिड। तो उनकी ऑलरेडी शादी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ ethically wrong aspect, that is adultery and it is a ground of divorce as well। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन रिलेशनशिप विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज आर डिसअलाउड। तो अगर कोई प्रोहिबिटेड डिग्री है जिसमें शादी नहीं हो सकती और उसमें कोई व्यक्ति सोचे कि मैं लिव इन में रह लेता हूं, तो वो चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रार्स रोल क्या है? सबसे पहले जब रजिस्ट्रार एप्लीकेशन रिसीव करेगा तो क्या करेगा? समरी इंक्वायरी करेगा। ठीक है, जिसमें वो आइडेंटिटी को चेक करेगा कि जो एप्लीकेशन दे रहा है वो सही है या वो फेक है। ठीक है, देन उसके बाद हैज 30 डेज टू अप्रूव और रिजेक्ट द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करने के लिए, अप्रूव करने के लिए उसके पास एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद 30 दिन का समय है। ठीक है, देन रिकॉर्ड्स रिलेशनशिप इन सेंट्रल डेटाबेस एंड इश्यूज एन ऑर्डर। ठीक है, तो उसको सेंट्रल डेटाबेस में रिकॉर्ड करके ऑर्डर इशू करेगा ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, एंड अगर रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा तो बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेटमेंट ऑफ व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद पेनल्टीज अगर देखें तो अगर किसी ने नहीं किया तो क्या पेनल्टी है? नो रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, जेल अप टू 3 months एंड और फाइन ऑफ ₹10,000 ओनली। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आपकी कंडीशन है, रिफ्यूजल टू कंप्लाई आफ्टर नोटिस, जेल अप टू 6 months एंड 25,000 रुपीज का फाइन है। फॉल्स स्टेटमेंट अगर दिया, ये इंक्वायरी के बाद ये पता लगा कि भाई ये फॉल्स है, तो उसके इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 months की है और फाइन कितना है? 25,000 रुपए तक का। ठीक है, देन उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ फाइलिंग क्या है? दैट इज कपल मस्ट ऑल्सो फाइल अ टर्मिनेशन स्टेटमेंट अपॉन एंडिंग द रिलेशनशिप। बिकॉज हमने ये भी पढ़ा कि अगर मान लो कोई एक्स पर्सन है जिसने ए के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करा और रजिस्ट्रार को बताया, पर एक्स पर्सन का ब्रेकअप हो जाता है और एक्स पर्सन जो है बी के साथ रहना शुरू कर देता है, पर उसने रजिस्ट्रार को ये नहीं बताया कि उसका टर्मिनेशन हो चुका है। तो क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड पे तो ए के साथ रह रहा है, तो बी के साथ जब रहना शुरू करेगा तो इनिशिएट नहीं कर सकता रिलेशनशिप को जब तक उसको टर्मिनेट ना करे। ठीक है, देन उसके बाद राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अगर देखे जाए तो जो चिल्ड्रन लिविंग रिलेशनशिप से जिनका बर्थ हो रहा है और जो रजिस्टर्ड है वो क्या है? लेजिटिमेट माने जाएंगे एंड इनहेरिटेंस का उनके पास राइट होगा, मेंटेनेंस का राइट होगा, इक्विवेलेंट टू दोज बॉर्न विद इन वेडलॉक। तो अगर उन लोगों के जैसे ही उनको ट्रीट किया जाएगा, बेशक वो लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए हैं, पर उनको उस तरीके से मानेंगे जैसे वो एक प्रॉपर वेडलॉक मतलब प्रॉपर शादी के अंदर वो पैदा हुए। ठीक है, देन लीगल रिकॉग्निशन को देखें तो नो डायरेक्ट कोडिफिकेशन बट रिकॉग्नाइज थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली जजमेंट है। ठीक है, ये आप एक बार देख लोगे। ठीक है,
तो इसमें से कोई भी 2 जजमेंट्स आप याद रख लेना। बेसिकली फैक्ट्स ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है, नाम तो इजी है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन, ठीक है। तो ये बेसिकली 1-2 जजमेंट्स आप याद रख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसके बाद आ जाओ तो रेलेवेंट लॉ अगर देखें तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एक्ट, जो कि किसका, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का अप्लाई करता है, जिसमें ये बात की है डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स क्या होती है, ठीक है। तो जिसमें लिव इन पार्टनर्स को भी माना जाएगा कि वो क्या है, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप उनके बीच में है, ठीक है। तो अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और ये सोचता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से बच सकता है, तो आंसर इज नो, क्योंकि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन है उसमें लिविंग रिलेशनशिप भी इनकवर्ड है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड सब टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो सिंपल है। डोमेस्टिक वायलेंस कई टाइप का होता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, तो ये सारे टाइप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, बेसिकली फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज, जिसमें वुमेन जो है अगेंस्ट अ वुमेन बाय अ पर्सन विद इन हुम शी शेयर्स डोमेस्टिक रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है हस्बैंड, जरूरी नहीं है पेरेंट्स, जरूरी नहीं है कि जो इन लॉज वाले पेरेंट्स है वो, या जरूरी नहीं है कि उसकी सिस्टर या ब्रदर नहीं कर सकता। तो आंसर इज कोई भी वुमेन के साथ ही हो सकता है और किसी भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क को अगर देखें तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुई है टू स्टॉप दिस एक्टिविटीज, ठीक है। देन इसमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एफ, जो भी हमने डिस्कस करा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करता है, जिसमें मैरिज, ब्लड रिलेशंस, एडॉप्शन और लिव इन रिलेशनशिप भी इंक्लूडेड है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 3 पे, जो बात करता है डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल अब्यूज भी इंक्लूडेड है। देन उसके बाद आ जाओ तो सेक्शन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है किसकी, कंप्लेंट प्रोसेस की। तो कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाएगी एंड देन वो उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। देन उसके बाद 8 से लेकर 22 तक जो रिलीफ की बात करी है कि कंप्लेंट फाइल होने के बाद जो विक्टिम है उसको क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, मतलब उसको अगर प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो, रेसिडेंस ऑर्डर्स हैं, अगर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं तो रेसिडेंस के ऑर्डर्स हैं कि आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, कस्टडी ऑर्डर्स हैं, मॉनिटरी रिलीफ है, अगर उसको पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनसेशन है, उसको कंपनसेट भी किया जा सकता है, कस्टडी मतलब अगर मान लो कोई चाइल्ड राइट है या फिर उसकी कस्टडी कहां पे कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें इसमें सेक्शन नंबर 18 से लेकर 22 तक प्रोवाइडेड है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 26 पे अगर चलें तो रेमेडीज अवेलेबल अंडर अदर लॉज, जैसे जो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 125 था और बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 144 जो है वो बात करता है किसकी, मेंटेनेंस की, ठीक है। तो मेंटेनेंस की रेमेडी अवेलेबल है हिंदू लॉ के अंदर, जो मेंटेनेंस है वो भी मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एफ जो है ये डिटेल में डिफाइंड है, हम कर चुके हैं डिस्कस, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार आप देख लेना, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो जो मैरिज, कॉन्जेंग्युइटी, ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, एंड देन अडॉप्शन एंड देन इन नेचर ऑफ मैरिज दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारी इसमें क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कवर्ड है। देन सेक्शन नंबर 3 बात करता है किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसमें क्या आता है, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज, ठीक है। देन आगे चलते हैं। एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, तो जो पर्सन है, जो विक्टिम है, जो अग्रीव्ड वुमेन है, वो क्या है, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू या एनजीओ के थ्रू एप्लीकेशन मूव कर सकती है बिफोर द मजिस्ट्रेट सीकिंग रिलीफ अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन मूव कर सकती है कौन, विक्टिम। देन सेक्शन नंबर 18 से लेकर 22 तक, तो 18 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की, ठीक है, जिसमें रिस्पोंडेंट जो है वो कमिट और एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस को, जो भी रिस्पोंडेंट है मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक्टिविटी कर रहा है उसको प्रोहिबिट करती है, रोकती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देन आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 19 आता है जो बात करता है रेसिडेंस ऑर्डर्स की। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस इस कदर हो रहा है कि जो लड़की है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो सेक्शन नंबर 19 जो है वो रेसिडेंस ऑर्डर देता है कि जिसमें वो लड़की को बोला जाता है कि आपके पास राइट टू स्टे है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप बाहर जाओगे तो आपको पुलिस हेल्प आउट करने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 20 जो है वो मॉनिटरी रिलीफ की बात करता है, दैट इज कंपनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस अर्निंग, मेंटेनेंस एटसेट्रा, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 21 जो है वो बात करता है कस्टडी ऑर्डर की, दैट इज टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड, ठीक है। तो बेसिकली ये परमानेंट नहीं है, जब तक केस सॉर्ट नहीं हो जाएगा, पूरा जजमेंट पे नहीं आएगा, तब तक टेम्पररी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो दी जा सकती है विक्टिम को। एंड देन कंपनसेशन ऑर्डर जो है सेक्शन नंबर 22 में है, जहां पर इमोशनल डिस्ट्रेस और मेंटल टॉर्चर के लिए जो कंपनसेशन बनता है वो कोर्ट ग्रांट कर देता है, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि हमने पढ़ा कि इकोनॉमिकल अब्यूज भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस। अब एक पर्सन है जिसकी इनकम है 10,000 रुपीज और वाइफ की डिमांड है कितनी, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आएगा, बिकॉज जो उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में ऑब्वियसली नहीं आए, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 26 आ जाता है, दैट इज राइट टू
रिलीफ इन अदर प्रोसीडिंग, तो जो अदर प्रोसीडिंग्स है, जो सीआरपीसी वगैरह है, या अगर मैं कहूं जो बीएनएसएस वगैरह है, तो उसमें भी आपको रिलीफ का पूरा पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपने रिलीफ ले लिया तो उसमें रिलीफ नहीं ले सकते। तो सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी या फिर सेक्शन नंबर 144 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर शादी हुई है तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो मेंटेनेंस प्रोविजंस है सेक्शन नंबर 24 एक्सेट्रा, वो सारी चीजें इसमें अलाउ होती हैं। देन उसके बाद रेमेडीज और क्या है, ये केस लॉज हैं जिसमें आप पूरी तरीके से समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें कवर होती हैं अदर देन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो आ जाओ किस पे, सेम सेक्स मैरिज पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो होमोसेक्सुअलिटी की बात है, ठीक है। पर अगर हम सेम सेक्स के मैरिज की बात करें तो पहले ये रिकॉग्नाइज नहीं था, इवन सेम सेक्स रिलेशनशिप वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो ये चीज क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर देखें तो सेक्शन नंबर 377 क्या आईपीसी का क्या करता था, अननेचुरल ऑफेंस को जो है क्रिमिनलाइज करता था। पहली बात तो इसको अननेचुरल गलत तरीके से बोला गया, एंड देन ना सिर्फ गलत बोला गया, उसको क्रिमिनलाइज भी किया गया, ठीक है। तो फिर जो है ये फाइनली डीक्रिमिनलाइज हुआ बाय नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018, और उस टाइम पे सेक्शन नंबर 377 को स्ट्रक डाउन नहीं किया था। 377 का जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को जो प्रोहिबिट करता था उसको स्ट्रक डाउन किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो लीगल स्टेटस, अगर करंट स्टेटस देखें तो सेम सेक्स मैरिज जो है वो अभी भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, पर सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है वो रिकॉग्नाइज हो चुकी है। देन नो प्रोविजंस अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट एटसेट्रा अलाउ सेम सेक्स यूनियंस, तो सेम सेक्स की शादी को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इन शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो ये केस लॉ है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेम सेक्स रिलेशनशिप को इन्होंने रिकॉग्नाइज करा था, एंड देन सुप्रीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, आर्ग्यूमेंट फॉर सेम सेक्स मैरिज है, तो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑब्वियसली जो हमने हमारा जो आर्टिकल नंबर 14 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट की बात करता है, वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर एक इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ बर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड एटसेट्रा, वो क्या है, वो इक्वल है लॉ की नजर में, ठीक है। देन राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी, ऑब्वियसली आर्टिकल नंबर 21 यही बात करता है कि जो पर्सन की प्राइवेसी है, उसकी जो डिग्निटी है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 15, जो बात करता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्राउंड, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले समझनी है कि ये सारी चीजें क्या है, फॉर सेम सेक्स मैरिज, मतलब जो सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट करती है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगर अगेंस्ट के हम आर्गुमेंट देखें तो थ्रेट टू फैमिली स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली सेम सेक्स कपल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, पर वो क्या कर सकते हैं, वो अदर ऑप्शन से लाइक अडॉप्शन, लाइक सरोगेसी, वो हेल्प आउट करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं, पर नेचुरली उनको बढ़ाना में प्रॉब्लम होगी, वो नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद कल्चर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का हिंड्रेंस है फॉर सेम सेक्स मैरिजेस। एंड देन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कंसर्न, तो लेजिस्लेचर का ये कहना है कि जो इंडिया की सोसाइटी है वो अभी तक इस तरीके से कॉम्पिटेंट हुई नहीं है कि वो इस तरीके के कल्चर को टॉलरेट कर पाए, ठीक है। देन उसके बाद सेम सेक्स मैरिज अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, यूएसए में क्या है, लीगल है, ठीक है। यूके में क्या है, लीगल है। कनाडा में लीगल है, जर्मनी में लीगल है, फ्रांस में लीगल है, यूएई में इलीगल है, ठीक है। यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब में इलीगल है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, इंडिया की अगर बात करें तो सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है वो अलाउड है, पर लीगल मैरिज अलाउड नहीं है, ठीक है। देन समरी टेबल है ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स, जो हमने सारे कवर करा इन द सेकंड नंबर टॉपिक, दैट इज बी टॉपिक में, जो हमने सारे चीजें कवर करी, सरोगेसी, लिविंग रिलेशनशिप, सारी चीज, ठीक है। तो सरोगेसी, लिविंग रिलेशनशिप्स, एंड देन डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेम सेक्स मैरिज, तो बेसिकली ये आपका समरी टेबल है। देन उसके बाद हमारा कंक्लूजन आ जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। तो कंक्लूजन जो है वो यहां पर खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 ऑफ फैमिली लॉ इज ओवर। इसी के साथ हमारा जो फैमिली लॉ का थर्ड सेमेस्टर का फैमिली लॉ है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रखा है वीडियो को ताकि आप लोग खुद भी एक्सप्लेन कर सको, और जो रेलेवेंट प्रोविजन है मैंने डिस्कस कर दिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।